जो दूसरा यूजीसी से जुड़ा हुआ, ये स्मृति ईरानी जी से जुड़ा हुआ मसला था, आम आदमी पार्टी अभी हाल ही में यूजीसी के माध्यम से जो जिन दो नीतियों का इंप्लीमेंटेशन स्मृति ईरानी जी करवाना चाह रही हैं, जिसमें से एक यह है कि जितने भी यूनिवर्सिटीज के असिस्टेंट प्रोफेसर्स हैं, एसोसिएट प्रोफेसर्स हैं और प्रोफेसर्स हैं, प्रति सप्ताह उनके पाठन का, अध्यापन का कार्यकाल 6 घंटे अतिरिक्त कर दिया गया। 6 आवर्स का वर्कलोड उनका बढ़ा दिया गया। बहुत दुखद है कि केंद्र सरकार, मोदी सरकार इस प्रकार के कानून ऐसे मौकों पर ला रही है कि जब विश्वविद्यालय के अंदर छात्रों की कॉपियों का चेकिंग का कार्यक्रम शुरू होने वाला है। निश्चित रूप से इस प्रकार के एंटी टीचर स्टेप से वह काम प्रभावित होगा। गंभीर बात यह है कि सिर्फ वही नहीं प्रभावित हो रहा है, इस नियम के लागू होने के बाद जो एक रफ एस्टिमेट है, 3-3.5 हजार के आसपास जो एडहॉक टीचर्स हैं, उनकी पेट पर, सिर्फ मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूं, उनकी पेट पर भी इस कानून से लात पड़ेगी, उनकी भी रोजी रोटी छिन जाएगी। आम आदमी पार्टी इस यूजीसी के कानून का पुरजोर विरोध करती है, खिलाफत करती है, क्योंकि टीचर्स के वर्कलोड को बढ़ाना इनसेंसिटिव है, इनह्यूमन है, अनएथिकल है। पूरी तरह से इस प्रकार के कानून को लागू करने की कोई वजह स्मृति ईरानी जी के पास, यूजीसी के पास नहीं है। इतना ही नहीं, दुर्भाग्यपूर्ण तो यह भी है कि यह सरकार पूर्ण बहुमत के बाद केंद्र में आने के बावजूद यूपीए सरकार, पिछली सरकार के जो सड़े गले कानून थे, उनको भी एज इट इज लागू करने पर तुली हुई। आपको बताना चाहेंगे कि पिछली कांग्रेस सरकार ने, उनके शिक्षा मंत्री जिन्होंने देश को जीरो लॉस थ्योरी दी थी भ्रष्टाचार के मसले पर, कपिल सिब्बल जी, उनके द्वारा लाए गए एक पॉइंट सिस्टम को एज इट इज इंप्लीमेंट कर रही हैं। यह पॉइंट सिस्टम टीचर्स के, प्रोफेसर्स के प्रमोशंस में स्कोरिंग करने के लिए यूज किया जाता है। दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि जब वे खुद विपक्ष में थे, उन्होंने इस पॉइंट सिस्टम का जमकर विरोध किया था, खिलाफत की थी। जैसे ही सत्ता मिली, छात्रों के हित से तो खिलवाड़ कर ही रहे हैं, अध्यापकों के हित से भी खिलवाड़ करना शुरू कर दिया और अपने ही स्टैंड से यू टर्न मार लिया। हमारा मानना है कि ऐसा इसलिए किया जा रहा है कि 3-3.5 हजार शिक्षक तो बेरोजगार होंगे ही। दिल्ली के अंदर हजारों टीचर्स की जो वैकेंट पोस्ट पड़ी हुई है, उसको भी नहीं भरा जाएगा। और इसका बड़ा अच्छा एक कनेक्शन है, सीधा सीधा वर्किंग आवर्स को बढ़ाकर आप क्या कर रहे हैं? कॉस्ट कटिंग कर रहे हैं। कॉस्ट कटिंग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपने अपने आम बजट में इस देश के शिक्षा के बजट को सब्सटेंशियली बहुत ज्यादा रिड्यूस कर दिया।
जाहिर सी बात है कि अध्ययन और अध्यापन को लेकर, शिक्षा जगत को लेकर आपकी सरकार की संवेदनशीलता का, सेंसिटिविटी का पता चलता है कि आप कॉस्ट कटिंग करने पर जोर दे रहे हैं। आप अध्यापकों के वर्कलोड को बढ़ाकर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन से भी कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। वहीं दिल्ली के अंदर एक सरकार है जो शिक्षा के बजट को 106% बढ़ा दे रही है, अध्यापकों की ट्रेनिंग के लिए उनको विदेश भेज रही है। दिल्ली के सरकार के स्कूल्स प्राइवेट स्कूलों से एग्जाम्स में बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं, जो ये बताता है, यह जताता है कि दिल्ली की सरकार आपके ठीक उलट शिक्षा के अंदर सुधार को लेकर कितनी गंभीर है। मैं 3 प्रश्न पूछना चाहूंगा स्मृति ईरानी जी से कि सबसे पहला सवाल कि सबसे पहली बात है वो ये है कि आप यूनिवर्सिटी के टीचर्स के साथ उनके वर्किंग आवर्स को बढ़ाकर अपनी अमानवीयता का प्रमाण देकर उनके साथ अन्याय क्यों कर रहे हैं? What is the reason for this injustice to Delhi University teachers and teachers at large in other universities of the country? दूसरा सवाल, why is the Modi government trying to impose the Kapil Sibbal's failed policy of point systems for teachers promotion? दूसरा सवाल हमारा माननीय मोदी जी से यह है कि कपिल सिब्बल कांग्रेस की सरकार द्वारा लाए गए पॉइंट सिस्टम प्रमोशन पॉलिसी को, जो असफल हो गई थी, जिसके खिलाफ आप खुद थे, अब ऐसी कौन सी मजबूरी आन पड़ी कि आप इसे लागू करना चाहते हैं? ये हमारा दूसरा सवाल है। तीसरा सवाल, why is the HRD minister shying away from implementing the recommendations of Professor Nigwekar committee, which was set up during her tenure on teachers promotion? प्रोफेसर निगवेकर कमेटी ने अपने शोध के बाद जो रिकमेंडेशंस दी थी यूनिवर्सिटी के टीचर्स के प्रमोशंस के लिए, उस कमेटी के रिकमेंडेशंस को लागू करने से स्मृति ईरानी जी क्यों भाग रही हैं, क्यों दूर हट रही हैं? ये हमारा तीसरा प्रश्न है। दोस्तों, आम आदमी पार्टी यूजीसी के इस अमानवीय, अनैतिक और जबरदस्ती थोपे जाने वाले कानून का विरोध करती है। मैं गुजारिश करूंगा डॉक्टर सिद्दीकी से कि वो इनमें से एक विषय पर अपनी बात रखें। Pandya has put the entire matter in focus, and there is not much to speak after whatever he has spoken, but I will just emphasize one or two points which are already there. Why is the Modi government doing whatever it is doing? One reason is number one, whether it is the Congress government which was there earlier or the Modi government now. They are the two sides of the same coin, and in their minds and in their perception, education is a very low priority. That is one thing. And secondly, now the RSS wants to fill the teaching faculty and the academic fraternity with its own cadre, and for that it is necessary that the teachers who have been teaching for the last 8 years, 9 years, 10 years in ad hoc and guest capacity, they must go out first, because they don't belong to their cadre. They can't win the election, they can't win the conscience and the hearts of the teaching community. They have to by force send them out. Once that they are sent out, then my understanding of man and matter is that this measure will be recalled
They will fill, the faculties with their own, people with RSS cadre, and then this measure will be recalled, and then the workload, will be restored. That is, one thing. Secondly, if you look at it from the human and the academic angle, it is both unacademic and uncivil, because what they are doing, the manner in which they are increasing the workload. They say, for the assistant teacher, 18 is the workload at the moment, 18 plus 6 lectures and tutorials, and they are saying that tutorials is not teaching. Something which is teaching, they say we will not, although it is teaching, we will not consider it as teaching. For example, in science, they are saying the teachers will conduct 2 hours practical and we will consider them 1 hour. Now it is just like this, although it is day, but it is our regulation, it is our decision, we will consider this as night. Now this is very uncivil, this is very crude, this is very unacademic, because tutorials in effect, in academic terms, they are more important than the general lectures. That is how they are doing. And the second point, which Brother Dilip Pandey has already emphasized, they want to bring, suppose officially as they are claiming, the universities and the academics at the global level. How? By slashing the finances, the budget. For UGC alone, in this budget, the finances have been slashed by 55% than the previous year. And look at the Delhi government, as has been pointed out earlier. If you want to improve the functioning of the education, the system of the education and the quality of education, then you have to emulate the instance and the example set up by the Aam Aadmi Party by increasing the education budget to the tune of more than 106 or 120. So these are the points which I want the honorable people from the media to consider. And everything is very strange. For example, they want the teachers to be evaluated by the students out of an aggregate of 10, and then there is ranking. The students will evaluate the teachers. That is, and then they are ranking outstanding, excellent, good, average. Out of 10, if you are outstanding, then the student will mark you at 8, 6, 5, 4. These are the things. And then this API system, that is, they have made it in such a way, they have brought in such kind of measures that practically it will not be possible for any teacher to get promotion unless you put in 100 hours of teaching, which will be practically impossible after this latest UGC regulation. You will not get promotion. So all these things are there, 60 marks out of 100 for teaching. Unless you get 75% out of that, then the 20% marks for innovation and for invigilation and evaluation and examination duty, and for all these things, they will not be considered. So everything will be rendered in such a way that nothing will be possible, and the teachers will be reduced to the just like that of a bonded labor. Thank you. So I totally agree with whatever has been said by our brother Dilip Pandey and my brother Siddiqui Sahab, but I would like to add a few more points just as a matter of elaboration. Correctly said that this present central government is carrying on the failed policies of the earlier regime. The one example is that they earlier dumped the FIUP, and the same FIUP you will be awestruck to know that the same has been brought at CBCS. It is the old wine in new bottle. Nothing has changed. And secondly, they are not only bringing the old policies in the new garb, but also attacking the very foundations of the university system by eroding the autonomy of the university. For us, the EC and AC, the Executive Council and Academic Council, they are the highest deciding bodies for academic matters. But now what happens? MHRD and UGC,
they send their farmans directly to the university and to the colleges that this will be implemented with immediate effect. That means to say that they have just sidelined our highest bodies like EC and ACs, and a great injustice has been done to our teachers who have been working here in this university for last 10 years as ad hoc. You know, you will ask me why. I'll just give you an example. For last 2 and 3 years, this appointment has been stalled, or rather appointments have been made selectively. I will give you example from my own college, Rajdhani College, where appointments were made only in 3 departments, namely history, chemistry and Hindi department, whereas the college had asked the university to send the list of the experts for other departments as well, where the vacancies had already been advertised at the cost of lakhs of rupees, not only in one college, in all the colleges. Those rupees were wasted down the drain. Why? Because the experts lists were not sent to the colleges, and those advertisements have lapsed now. Appointments were not made. Now what is the fault of those teachers where the appointments have not been made? Only a few appointments have been made selectively in a few departments. Why? Now a new farman comes from the UGC raising this workload limit to 24 and 22. Our 3,500 teachers would be on roads. This is draconian and not acceptable, and we will be on the war front. They want to treat the teachers as bonded laborers and make the creativity a casualty. When we put in 1 hour of lecture in classroom, it needs 4 hours of preparations. Besides teaching in the classroom, the teachers also serve the college in different committees. They work on different committees, and they are doing a lot of work besides classroom teaching. So these were the points that I just wanted to add. Thank you. जाफरी सर, हिंदी में बता दीजिए आप लोगों को क्या साइड इफेक्ट होने वाला है इससे? साइड इफेक्ट जैसे मैंने आपको बताया कि 3-3.5 हज़ार टीचर्स जो हैं वो रोड पर आ जाएंगे, क्योंकि इन्होंने जब 18 लेक्चर्स जो पहले हमारा वर्कलोड हुआ करता था, उसमें आज की तारीख में उन्होंने 18+6 लेक्चर्स जोड़ दिए हैं। आप खुद जोड़ लें, एक सैंक्शन पोस्ट 18 के बेसिस पे होती थी, अब 6 एडिशनल लेक्चर्स आने से 1/3 वर्कलोड कम हो जाएगा हर कॉलेज में, हर डिपार्टमेंट में। जिसका मतलब है जो हमारे 5,000 5,500 एडहॉक टीचर्स काम कर रहे हैं, उसमें से 3,000 टीचर्स जो हैं वो बाहर हो जाएंगे। ये क्या ग्रॉस इनजस्टिस नहीं है? इसके अलावा जो टीचर है वो आपको एक बॉन्डेड लेबर की तरह वहाँ काम करेगा।